हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक चैप्टर जिसे कि हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो जैसा ऐसा कोई शब्द नहीं हो सकता इंग्लिश का जो इस 8 कैटेगरी से बच जाए। मतलब कि यदि आप 8 कैटेगराइज में क्लासीफाई करना स्टार्ट करें तो मुख्य रूप से इसी 8 में से वो समा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नाउन का जो चैप्टर है वो कर चुके हैं और प्रोनाउन के चैप्टर को हम लोग यहाँ पे बिगिन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इस चैप्टर का जो सबसे पहला स्लाइड है, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रोनाउन को हम लोग कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि प्रोनाउन को मैंने ब्रेक कर दिया है। प्रोनाउन को मैंने ब्रेक किया है प्रो और नाउन में। तो ऐसे तो प्रो का मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे प्रो का मतलब होता है इंस्टे ऑफ। इस इंस्टे ऑफ को हम लोग क्या समझते हैं? इंस्टे ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के जगह पर, के जगह पर। यदि हम बोले कि प्रो मीन्स के जगह पर, और तो किसके जगह पे? तो नाउन के जगह पे। नाउन के जगह पे जब हम लोग किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बेसिक चीज़ होता है, हम लोगों ने प्रोनाउन के चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए मैं ये बता दूं कि यदि डिफाइन करना हो कि प्रोनाउन क्या है, तो समझिए कि क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कि नाउन जो होता है वो एक सिंगल वर्ड हो सकता है। जैसे कि यदि आपने बोला राम, ठीक है, या आपने इसके जगह पे बोला सपोज राधा, ठीक है, तो ऐसे शब्दों में आपका ये क्या सिंगल वर्ड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाउन जो होता है ना, वो एक नाउन फ्रेज होता है। मतलब कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसको हम लोग नाउन के जैसा कंसीडर करते हैं। यदि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि अ प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है दैट इज़ यूज्ड, जिसका यूज़ किया जाता है। दैट इज़ यूज्ड, जिसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे? तो इंस्टे ऑफ नाउन, नाउन के जगह पे। इंस्टे ऑफ मीन्स के जगह पे, तो नाउन के जगह पे या नाउन फ्रेज के जगह पे। आपने कई सारे बुक्स जो है आपने पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा आपने कि स्टोरी का जो टाइटल होता है ना, स्टोरी का टाइटल, किसी भी चैप्टर का जो टाइटल होता है, किसी भी चैप्टर या जब आप एक्सरसाइज करने के लिए बैठते हैं तो उस एक्सरसाइज का जो टाइटल होता है वो कभी कभी सिंगल वर्ड में भी होता है और वो क्या होता है, कभी कभी फ्रेज में भी होता है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे नाउन फ्रेज समझते हैं। जैसे कुछ यदि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो आपने एक बुक का नाम सुना होगा, अरेबियन नाइट्स। ये बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स। ठीक है, तो अरेबियन नाइट्स जो है वो क्या है? एक बुक है। तो समझ सकते हैं इसमें 2 वर्ड है, इसलिए हम इसको फ्रेज कह रहे हैं अरेबियन नाइट्स। वैसे कई सारे टाइटल होते हैं, मज़ेदार टाइटल होते हैं। मज़ेदार टाइटल का नाम मुझे भी याद आ रहा है, जिसमें बोला जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजी। सर उल्टा हो गया ये, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो इतना बड़ा टाइटल, सोचिए कि कभी कभी एक्सरसाइज जब हम लोग मैथ्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन शब्द होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट चैप्टर का नाम होता है। यदि कई सारे चैप्टर यदि आप देखेंगे तो आप उलट के देखिए, हिंदी के जितने भी पार्ट होते हैं उसमें कई सारे पार्ट का नाम आप देखेंगे कि कई सारे शब्दों को मिला के बनता है। तो वो क्या होता है? एक टाइटल होता है। तो जब भी किसी स्टोरी का टाइटल हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं ना, तो उसे हम लोग नाउन फ्रेज कहते हैं। बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है नाउन फ्रेज में, इसीलिए मैं थोड़ा समय लेके नाउन फ्रेज डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि प्रोनाउन जो है रेफर्स टू, प्रोनाउन रेफर करता है, किसको रेफर करता है? आइदर अ नाउन, आइदर अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन, और टू अ नाउन दैट डज नॉट नीड टू बी नेम्ड स्पेसिफिकली। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि हम लोग किसको कहते हैं? टू अ नाउन दैट डज नॉट नीड टू बी नेम्ड स्पेसिफिकली। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बोलूँ, आपने देखा होगा कि नाउन्स जो होता है
ठीक है। नाउन्स जो होता है वो रिपीट नहीं होता है। जब हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, तो हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। जैसे एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे सपोज मान लो कि किसी स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सुकुमार, ठीक है, जिसका नाम है सुकुमार, और ये सुकुमार के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो पहले सेंटेंस में जब मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया सुकुमार को, तो दोबारा मैं सुकुमार नहीं लिखूँगा। अब मैं उसे क्या लिखूँगा, वह, उसके जगह पे, ठीक है। तो सुकुमार हमारे कहानी का एक अच्छा कैरेक्टर है और वह एक डॉक्टर है। तो देखिए मैंने वहाँ पे सुकुमार को दोबारा मेंशन नहीं किया कि सुकुमार डॉक्टर है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी अब सुकुमार का जिक्र होगा तो हम लोग क्या है कि उसके जगह पे वह का यूज़ करेंगे। अच्छा, स्पेसिफिकली क्या होता है, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ठीक है। ये और वे कहने से डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका नाम होगा। मैं बोलता हूँ ये वाला मुझे उठा के दे दो, ये वाला उठा के, कहने का मतलब क्या, आपने तो कुछ ना कुछ वहाँ पे मेंशन करना था, उसका नाम बताना था, ठीक है। मान के चलो एक टेबल पे रखा हुआ है हिस्ट्री का बुक, ज्योग्राफी का बुक, अब मैं इंडिकेट करके बोल रहा हूँ हिस्ट्री के बुक की तरफ में, अच्छा ये बुक मुझे दे दीजिए, ये बुक मतलब तो हिस्ट्री बुक, और हिस्ट्री बुक बोलता तो नाउन हो जाता। सिंपली तरीके से समझिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग अपना स्पीकिंग करते हैं ना, हम लोग जब बोलते हैं तो उस समय साधारण तौर पे हम लोग उसका नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी भी नहीं समझते हैं, उसका नाम मेंशन करना ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन होता है हाथ के द्वारा या इशारे के द्वारा होता है, उसका जिक्र होता है। तो हम लोग वहाँ पे कोई स्पेसिफिक तरीके से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहता है। जैसे सपोज मैं बोला मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दो, जब इस तरह के शब्द करते ना, कुछ भी, मैं कह सकता था कि मुझे खाने के लिए आप एक ब्रेड ला दो, है ना, मुझे केक ला दो, तो इस तरह से मैं मेंशन कर सकता था, लेकिन मुझे कुछ भी ला के दे दो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, हमारा एक मोटिव नहीं होता है कि उस चीज़ को मैं इंडिकेट करूँ, नाम के द्वारा उसको बताऊँ, मैं मेंशन करूँ। कुछ प्रोनाउन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जिन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है सेंटेंस में प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना, आज के बाद इसको रट्टा मार लिए समझिए। जैसे ही, इट, यू, आई, दे, वी, होम, ऐसे कई सारे शब्द होंगे जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास में है, प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कैटेगरीज। प्रोनाउन जो है उसको कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। छोटे छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे होंगे प्रोनाउन के बारे में। अलग अलग क्लासेस में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है ना सारा डिस्कस नहीं रहता है। कुछ छोटे क्लासेस में जैसे अप टू 5 तक पढ़ेंगे, या आप 8 का बुक पढ़ेंगे, या आप 10 का बुक पढ़ेंगे, 12 का बुक पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाता है ना, तो प्रोनाउन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जो लोग कभी क्लास 10 का एग्ज़ाम देंगे या 12 का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उसके लिए ये वीडियो जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं सारा प्रोनाउन इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। जो अभी छोटे बच्चे होंगे, जो सपोज़ क्लास 5 से बिलो का होगा, या 5 से 10 तक के बीच का बच्चा होगा, या 8 तक का बीच का बच्चा होगा, उसके लिए भी ये वीडियो में मैं सारा कवर कर दे रहा हूँ। मतलब उसके सिलेबस का भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है ना मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन को मैं रिलेट करना चाहता हूँ थोड़ा हिंदी ग्रामर से। सोचिए कि बहुत बार आप लोगों को ना क्लास में ऐसा पढ़ाया गया होगा कि पर्सन बोल के ना एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा, PERSON, पर्सन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पुरुष। तो हमसे प्रश्न पूछा जाता था, पुरुष वाले चैप्टर में हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि पर्सन किसे कहते हैं और पर्सन कितने टाइप का होता है। तो 2 प्रश्न तो हो गए, किसे कहते हैं एक प्रश्न हो गया, किसे कहते हैं, और दूसरा कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पर्सनल प्रोनाउन है ये जिक्र उसी का कर रहा है। तो पर्सनल प्रोनाउन में ही हम लोग पर्सन को पढ़ लेते हैं। अब देखिए कैसे पर्सन को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ पर्सन किसे कहा जाता है, वो शब्द जिस शब्द से हमें बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात किया जाता है, इस प्रकार के शब्दों का इंडिकेट किया जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन या पर्सन कहते हैं। हिंदी में उसे पुरुष कहते हैं। जिस शब्द से बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात किया जाता है, इसके बारे में यदि जिक्र हो उन शब्दों में, तो हम लोग कह देते हैं सिंपल तरीके से कि ये पुरुष वाले शब्द हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं शब्द क्या है। तो शब्द है आई।
तो आई क्या होता है, हमेशा बोलने वाला होता है। वी क्या होता है, बोलने वाला होता है। तो बोलने वाला हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। बोलने वाला हमेशा प्रथम पुरुष होता है। ठीक है। अभी देखिए, जिसको मैं कहता हूँ तुम, सुनने वाला। ठीक है, तुम सुनने वाला। सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। ओल्ड इंग्लिश पोएम जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे THOU पढ़ेंगे दो, जिसका मतलब भी क्या होता है, यू होता है। तो सुनने वाला हमेशा क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। उसी तरह से जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ही, सी, इट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो फर्स्ट पर्सन होता है उत्तम पुरुष, जो कि वाक्य को कहता है, ये उत्तम पुरुष होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, तो ये मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। और लास्ट में थर्ड पर्सन जो है ये अन्य पुरुष है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कितने प्रकार के पुरुष हो गए, तो पुरुष हो गए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इंग्लिश में यदि बोला जाए पर्सन कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को ना ये पर्सन का नॉलेज नहीं होता है, वो हमेशा ना वर्ब को आइडेंटिफाई करने में, हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करने में ना गलती करते हैं। क्योंकि सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ना सिंगुलर वर्ब होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब होता है। मैं इससे भी रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं समझाऊंगा आप लोगों को किस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है इस पर्सनल प्रोनाउन में, जिसे कि कहते हैं केस। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला तो है नॉमिनेटिव केस, जब हम उसको सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पोजेसिव केस। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप याद कीजिए, जब एक सेंटेंस आप लिखते हैं तो उसमें होता है सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद आप लिखते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद आप लिखते हैं मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब का तो आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं। उसके बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक नॉर्मल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे, सब्जेक्ट में, तो देख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है, जब आप उसको सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, किसी भी प्रोनाउन को जब आप सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो ये होता है। लेकिन यही प्रोनाउन जब ये ऑब्जेक्ट में आ जाता है तब हम लोग उसको कहते हैं मी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस का मतलब आप उसको ऑब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो इसको याद भी करना पड़ता है। ठीक है, और इसे लर्न करके रखना पड़ता है। उसी तरह से अपना अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन मतलब अधिकार है किसका, ये है किसका। यदि ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा ये मेरा है, ये माइन, आर, आवर्स, हम लोगों का है, हमारा है, दाई, दाइन, योर्स, तुम्हारा, हीज, हर, इट्स, है ना, उसका, ठीक है, इसका, देयर, देयर्स, उन लोगों का। तो इस तरह से हम लोग जो है ना डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और चेक करते हैं कि आगे क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास में है इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस किसको कहते हैं, शब्द से ही पता चलता है। इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित होने के कारण ही इसे हम लोग इनडेफिनाइट प्रोनाउन कह रहे हैं। निश्चित नहीं है ये। यदि ये निश्चित रहता, जैसे एनीवन, कोई भी, somebody और whichever, whoever, other, something, nobody। समझिए, कभी कभी हम लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि सपोज मैं अपने क्लास में बैठा हूँ और मैं किसी एक स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ चलो कोई भी मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, तो एनीवन, कोई भी। मैं स्पेसिफिक अपने क्लास में से कह सकता था सोनू तुम खड़े हो जाओ, मोनू तुम खड़े हो जाओ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लिखा, मैं बोला कोई भी खड़े हो जाओ। और यहाँ पे क्या हो गया, इनडेफिनाइट हो गया। आपने मेंशन ही नहीं किया कि आप किसे बुला रहे हैं। और मान के चलिए कोई आया था आपके घर में और आपके पिताजी के बारे में वो पूछ के चला गया। आपके पिताजी आए, आप उसको बता रहे हैं, तो आप कहते हैं क्या, कोई आया था पिताजी जो आपके बारे में पूछ रहे थे। ज़्यादा कुछ तो उन्होंने बताया नहीं उन्होंने। तो जो आया आपके घर में वो somebody, कोई तो आया। ठीक है,
अभी मान के चलिए आपको फ़ोन करके ना पापा पूछ रहे हैं, बोलो तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊँ, तो कुछ भी ले आइए, जो भी आपको अच्छा लगता है विच एवर, ठीक है। तो हु एवर मतलब कोई भी, हु एवर मतलब कोई भी, ठीक है। अदर्स मतलब दूसरे। अब अदर्स बोलने से कैसे पता चलेगा कौन है वो? समथिंग मतलब कुछ, नोबडी मतलब कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, थोड़ा पढ़ देता हूँ। दोज रेफरिंग, ठीक है, उन शब्दों को जो रेफर कर रहा होता है टू वन या मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट एक या एक से अधिक अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट की ओर मेंशन किया जा रहा हो, या कोई बीइंग किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो, किसी जगह के लिए किया जा रहा हो, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग करते हैं। तो कहीं भी जाइए, है ना, एनीवेयर, देखिए प्लेस के लिए क्या है, एनीवेयर, कहीं भी चले जाए। समवन, समबडी, एनीबडी, नथिंग, कुछ नहीं। तो इस तरह के शब्दों में हम लोग इनडेफिनाइट प्रोनाउन को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। यहाँ पे जो लिखा गया है उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसको कहा जाता है? वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, आपने इस प्रकार के शब्द देखे होंगे। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, एंड फिर आपका योर सेल्फ, फिर आपका देम सेल्फ, फिर आपका अलग अलग वर्ड का यूज़। देखिए ये सारे शब्द दोज प्रीसीडेड बाय एडवर्ब, दोज प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव, दोज प्रीसीडेड बाय प्रोनाउन एंड नाउन टू विच दे रेफर, और एंड क्या होता है? सेल्फ एंड सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर बैक। बिल्कुल ये उसी को रेफर करता है टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है या जो क्लॉज ऑफ द सेंटेंस होता है, ये उसी को रेफर करता है, ठीक है। तो जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बोला गया द लिस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यहाँ पे मेंशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये हमेशा किसको यूज़ करेगा? तो बिल्कुल सब्जेक्ट को करेगा। तो देखिए इस सब्जेक्ट में अंशु है, सब्जेक्ट। अंशु जो है, अंशु ओनली हैड टू हर सेल्फ टू ब्लेम। अंशु जो है वो और किसी को दोषी ठहरा नहीं सकती है, केवल खुद को, हर सेल्फ। प्रीति और अनुपम यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट है, तो प्रीति और अनुपम हैड बेक्ड, ठीक है, उसे ही सेकना हो केक, तो खुद से देमसेल्फ। तो देमसेल्फ किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है। यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव, अभी आप ही को क्या करना होगा? ड्राइव करना होगा। यू आर गोइंग टू ड्राइव योर सेल्फ, तुम्हें अब खुद से गाड़ी चलानी होगी और स्कूल जानी होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट है वी डोंट हैव टू गो आउट, वी डोंट हैव टू गो आउट, वी कैन फिक्स, क्या लिखा है? डिनर आवर सेल्फ, ठीक है। वी डोंट हैव टू गो आउट, आज हम लोग बाहर नहीं जाएंगे और हम लोग अपना खाना खुद बनाएंगे। यहाँ पे जो आवर सेल्फ किसके लिए है? वी के लिए है, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है कुछ और एग्जाम्पल्स जिसको हम लोग कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिए। पहला नंबर में क्या है? ईच मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर एट, आई के लिए क्या होगा? आई के लिए माई सेल्फ होगा, एट माई सेल्फ इन दी मिरर, मैं अपने आप को देखता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर, आईने को देखता हूँ, ठीक है, एट माई सेल्फ। तो पहले नंबर में माई सेल्फ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये माई सेल्फ को आपको अंडरलाइन करना है। अब देखिए ये दोनों आपस में मिलके पेंटेड किए हैं। तो क्या कह रहे हैं? डैड एंड आई पेंटेड द ट्रेलर
अभी प्लूरल हो गया, सिंगुलर तो है नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने खुद से किया है, वी मतलब हम लोग। डैड एंड आई पेंटेड द ट्रेलर, खुद से, आर सेल्फ, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए प्लूरल ढूंढिए, सिंगुलर के लिए सिंगुलर ढूंढिए, थोड़ा और अच्छे से दिमाग लगाइए। बाकी ये सब तो सिंगुलर के लिए आएगा, देखिए ध्यान से। द चिल्ड्रेन मेड हॉलीडे डेकोरेशन, यहाँ पे देखिए प्लूरल है, बच्चे लोगों ने, प्लूरल में है। द चिल्ड्रेन मेड हॉलीडे डेकोरेशंस बाय, खुद से, है ना, देमसेल्फ, वो लोग खुद से बनाए हैं, थर्ड पर्सन, वो लोग खुद से बनाए हैं, ठीक है। ये तो आर सेल्फ जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के लिए होता है, और देमसेल्फ जो होता है वो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए होता है। द चिल्ड्रेन मेड हॉलीडे डेकोरेशंस बाय देमसेल्फ। आर्यन कॉपीज हीज फ्रेंड्स होमवर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग इट। आर्यन को खुद करना चाहिए, थर्ड पर्सन क्या होना चाहिए था, सिंगुलर, उसे खुद करना चाहिए था, हिमसेल्फ, उसे क्या करना चाहिए था, हिमसेल्फ। आर्यन कॉपीज हिज फ्रेंड्स होमवर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग इट हिमसेल्फ, उसे खुद से करना चाहिए था। नेक्स्ट 5 नंबर में, प्लीज मेक एट होम वाइल यू वेट। जब, अब किसको बात करें, देखिए यहाँ पे एक इम्पैरेटिव सेंटेंस है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। इम्पैरेटिव सेंटेंस में ना सब्जेक्ट मिसिंग होता है, और वहाँ पे आपको सब्जेक्ट ढूंढ के निकालना पड़ता है। यहाँ पे आप किसी को इम्पैरेटिव सेंटेंस में सामने वाले को बोल रहे हैं, प्लीज़ यू मेक योर सेल्फ एट होम वाइल यू वेट। यहाँ पे प्रिपेयर होने के लिए बोल रहा है, सेकेंड पर्सन को बोला जा रहा है योर सेल्फ, और यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और जबकि देख रहा हूँ कि प्लीज़ एक प्रकार का वर्ब है, और वर्ब से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको कहते हैं इम्पैरेटिव सेंटेंस। इम्पैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, मिसिंग होता है। सब्जेक्ट आपको देखना होगा कि क्या सेंटेंस में होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये वो इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग करते हैं ना, ये वाला वो वाला, दीज दैट दीज दोज, तो हम लोग समझते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आपको याद रखना पड़ता है सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल ध्यान में रख के आप जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप स्टडी करते हैं। तो जैसे कि यदि मैं बात करूँ दिस का और दैट का, ये सिंगुलर है। दीज और दोज का बात करूँ तो ये प्लूरल है। पढ़ लीजिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग एंड समवन स्पेसिफिक। द इंग्लिश डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस दैट दीज दोज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। देयर आर ओनली 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस दैट दीज दोज। इसका कैसे यूज़ करना है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है, और इसको सिंगुलर और प्लूरल के नज़रिए से ही आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिस यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। तो क्या बता रहा है, दिस इज़ माई मदर्स स्वीट होम। तो बताइए, स्वीट होम के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मम्मी का स्वीट होम के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो मम्मी का जो घर है वो सिंगुलर है, और इसी के लिए दिस लिखा है। यहाँ पे दैट जो वर्ड है ये भी सिंगुलर, देखिए ये जो फॉक्स है ये प्लूरल में नहीं ना है। यहाँ पे दीज देखिए ये प्लूरल में है ना, यहाँ सिंगुलर हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल हो गया, कैसे प्लूरल हो गया समझिए, फ्लावर्स, नाइस फ्लावर्स, प्लूरल है ना, इसीलिए दीज आ गया। दोज यदि बोला तो ये भी तो प्लूरल है, देखिए वाइल्ड एनिमल्स लिखा हुआ है ना, ये भी प्लूरल आ गया। तो सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज सिंगुलर प्लूरल देख क्या बात करता है। ये जो दिस इज़ माई स्कूल हमेशा सिंगुलर ही होगा, है ना, सिंगुलर। दिस इज नॉट अ प्ले ग्राउंड, दैट इज नॉट अ प्ले ग्राउंड, देखिए प्ले ग्राउंड भी तो यहाँ पे सिंगुलर है। दीज आर माई फेवरेट डिशेस, प्लूरल है। दोज क्लोथ्स, प्लूरल है। तो इस तरह से सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे फिलअप करते हैं, दिस दैट दीज दोज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये अधिकार दिखाने के लिए होता है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस तरह के शब्द करते हैं ना, ये उनका है ना, ये मेरा है,
है ना, इसका है, ये उसका है, ठीक है, ये तुम्हारा है, ये हम लोगों का है, ठीक है, किसका है ये, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। लर्न कर लीजिए अच्छे से। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होता है ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो दोज विच रिफर्स टू नाउन मेंशन प्रीवियसली एक्टिंग टू द इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्टिव क्लॉज, दे विल यूजुअली अपीयर आफ्टर अ नाउन टू हेल्प क्लैरिफाई द सेंटेंस, गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाइक हु, विच, दैट, whom, whose, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ है रिलेटिव प्रोनाउन से ही रिलेटेड। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड हु, whom, whose, which। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस को हम लोग जैसे ही देखेंगे तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह देते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को जैसे ही आप देखेंगे तो उसे क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन को जैसे ही आप देखेंगे क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देंगे। तो जहाँ पे अधिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना रहता है ना, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में टर्न या चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन याद रखना पड़ता है, हु, whom, whose, which and that। सॉरी, क्या लिख रहा है इसमें, हु रेफर्स टू अ पर्सन, द नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट विच डज द एक्शन। हु होता है दिस इज द मैन हु हैज़ टेकन माई पेन, काम किसने किया, तो दिस इज द मैन, उसी के लिए हु आया है। whom रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, द नाउन एंड प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन। तो सब्जेक्ट जो कि डूअर होता है उसके लिए हु लगा दीजिए, जो एक्शन को करता है, जिसके ऊपर एक्शन का फल पड़ा, जिसे कि ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके लिए आप whom लगाते हैं। हुज मतलब किसका, पता चलता है ना अधिकार के बारे में। दैट मतलब जो, विच मतलब कौन। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन द सेंटेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास में है, जैसे अरुण हु इज टीचर ऑल्सो वर्क एज ए सोशल वर्कर। तो देख सकते हैं वो किसके लिए आया है, अरुण के लिए आया है। द वॉच दैट वॉज स्टॉलन, दैट किसके लिए आया है, वॉच के लिए। आफरीन इज द गर्ल whom, कौन, आफरीन। द बॉय हुज सिस्टर, whose, द बॉय का सिस्टर। द गर्ल हु सेव द लिटिल बॉय, who, द लिटिल गर्ल। किसने बचाया, तो लिटिल गर्ल ने बचाया। किसका सिस्टर, लड़के का सिस्टर। मैं किसके बारे में बात कर रहा था, आफरीन के बारे में। जो कौन सा, जो चोरी हो गया, क्या चोरी हो गया, वॉच, ठीक है। कौन टीचर है, तो अरुण। तो ऐसे सेंटेंसेस से हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देयर इज अनदर कैटेगरीज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस कॉल्ड कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। कभी कभी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वाले जो प्रोनाउन है उसके साथ एवर और सो एवर जोड़ देते हैं। वॉट एवर, वॉट सो एवर, हु एवर एंड हु सो एवर, विच एवर, ऐसे शब्दों को जब जोड़ के बनाते हैं ना तो हम उसे कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। सेंटेंस क्या है, देखिए, हु एवर इज रेडी कैन स्पीक फर्स्ट, जो तैयार है वो पहले बोलो। हु कैन टेक, सॉरी यू कैन टेक विच एवर स्वीट्स यू लाइक, तुम कोई भी ले सकते हो जो तुम्हें पसंद है। वाट एवर ही टेक्स अप, वो जो लेता है बिल्कुल काम को टाइम से फिनिश करता है। वाट एवर, जो भी। वॉट शो एवर यू डू द अदर्स इट विल बी डन टू यू, आप जो दूसरे के प्रति करेंगे वही आपके पास आने वाला है। हु सो एवर रन द फास्ट, जो तेज दौड़ता है विल द रेस, मैच वही जीतता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की यदि बात करें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस दोज विच इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। हम लोग बहुत सारे प्रश्न आज तक पढ़े होंगे जहाँ पे पूछा जाता है ना, हु से क्वेश्चन, विच से क्वेश्चन, व्हाट से क्वेश्चन, हु से क्वेश्चन, होम से क्वेश्चन, इसे ही हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। WH वर्ड के लिस्ट में जितने भी है वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। बस सिंपल तरीके से याद रखना है, WH वर्ड जो प्रश्न पूछने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, WH वर्ड, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, एक दूसरे के लिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए। ईच अदर, वन अनदर, यही तो दो है, वन अनदर, ईच अदर।
इस प्रकार के शब्दों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल देखिए इस पेज में मेरा लिखा हुआ है, मोर देन वन पर्सन और थिंग, है ना, सॉरी इसके नीचे वाला, जॉन एंड मैरी गिव ईच अदर गिफ्ट्स, द कंट्रीज वर्क विथ वन अनदर ऑन नेशनल सिक्योरिटी, द बॉक्सर पंच ईच अदर वन अनदर। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ते हैं। कुछ इंटेंसिव प्रोनाउन होता है जिसे कि हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, जोर देने के लिए, है ना। कभी कभी हम लोग कहते हैं आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, मैं ये खुद से करूँगा, मैं करूँगा, मैं ये खुद से करूँगा। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। आई मेड दिस बाय, मैंने ये बनाया, मैंने ये खुद से बनाया है, आई मेड दिस बाय आवरसेल्फ। तो कभी कभी क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के शब्द को हम लोग, रिफ्लेक्सिव वाले शब्द को हम लोग एक एम्फेटिक सेंस लाने के लिए यूज़ करते हैं। अ नेशन स्पीक फॉर इटसेल्फ थ्रू इलेक्शन। तो नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, उस स्लाइड में एक्सरसाइज रिलेटेड टू प्रोनाउन है। कोई भी ग्रामर की बुक उठाइए और उस चैप्टर में जाइए और ग्रामर का जो प्रोनाउन वाला जो चैप्टर है वहाँ से ग्रामर को प्रोनाउन का जो एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होता है कि आप जो अभी हमारे पास सीखे हैं या समझे हैं, और देखिए कि आप उस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।